गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में केंद्रीय बैंक का टॉपिक चल रहा है अपना। केंद्रीय बैंक के कार्य हो चुके थे, उसके बारे में आज अपन नया पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक के कार्य हो गए, आज नया टॉपिक वही है, नया पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें भारत में नोट निर्गमन की विधि कि नोट भारत में किस प्रकार से छापे जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, क्योंकि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक उसका नाम है। उसकी स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में यानी कि 1935 में की गई थी। डेट की अगर अपन बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना, जो कि हमारे देश का क्या है, केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आज भारत में नोट निर्गमन की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए भारत में नोट निर्गमन की विधि। उससे पहले केंद्रीय बैंक टॉपिक है आपका, केंद्रीय बैंक। हेडिंग आ जाएगी भारत में नोट निर्गमन को छापना बोलते हैं, कोष्टक में आप छापना बोल सकते हो, की विधि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नोट सभी के लिए आवश्यक है। बिना पैसों के, बिना मुद्रा के व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। तो भारत में 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के जो सिक्के होते हैं, 1 रुपए का नोट प्लस सिक्के भी कैसे, सभी प्रकार के सिक्के। पहले 5 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के, 25 पैसा, 50 पैसा, ये सब चलते थे, 1 आना 2 आना। लेकिन अभी की अगर अपन बात करते हैं तो सिक्कों में 1 रुपये, 2, 5 और 10 रुपये अभी नए और भी आ रहे हैं। तो ये सारे जो है किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ये सब चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा ये सिक्के चलाए जाते हैं। बात करते हैं और मुद्रा की, जिसमें 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के जो नोट हैं, इन सभी नोटों को निर्गमन करने का अधिकार या एकाधिकार की बात करती हूँ मैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है। ये सिर्फ एक ही संस्था को प्राप्त है। ये इसलिए क्योंकि मौद्रिक व्यवस्था जो है या मुद्रा की मात्रा जो है वो सुचारू रूप से पर्याप्त मात्रा में चल सके, इसलिए इसमें एकाधिकारी प्रणाली लागू की गई है। 16 जनवरी 1978 को 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपये का नोट, 5000 रुपये का व 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये के नोट को क्या कर दिया? चलन से बाहर कर दिया। चलन से बाहर किया गया। सरकार के आदेश के अनुसार, जिस प्रकार से सरकार आदेश देती है उसी प्रकार रिजर्व बैंक को काम करना पड़ता है। ये अपन ने कार्य के अंतर्गत पढ़ा था, इसलिए रिजर्व बैंक सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। तो 16 जनवरी 1978 को 1000, 2, 5000 व 10,000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया। वापस जो है 2000 में
1,000 रुपये के नोट को वापस प्रचलन में ला दिया, यानी कि प्रचलन में ला दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो नोट है सरकार चलन में लाती है या चलन से बाहर कर देती है। कई बार क्या होता है, देश के अंदर जो है बहुत सारी गैर कानूनी सौदे होने लगता है, तो उस गैर कानूनी सौदों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार इस प्रकार के कार्य करती है। 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को 500 व 1,000 रुपये के 500 व 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर किया गया। ये तो भी ताज़ा ही खबर है, ये तो आप लोगों को पता है कि 8 नवंबर 2016 को 500 व 1,000 रुपये के नोट को बंद किया गया और उसके स्थान पर नए नोट जिसमें 500 और 1,000 की जगह 2,000 रुपये का चलन किया गया। कहने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक जो है सरकार के कहने पर नोटों को चलन से बाहर करती है, मतलब सरकार बाहर करती है, लेकिन ये छापने और ये जो चलन से हटाने का काम, ये यानी कि पैसा जो है वापस लेने का काम, ये सब सारे काम जो है रिजर्व बैंक के अंतर्गत किए जाते हैं। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक जो है उसके 2 भाग होते हैं। रिजर्व बैंक के 2 भाग होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक जो भाग होता है उसको निर्गम विभाग बोला जाता है। तो यहाँ पर आप ऊपर रिजर्व बैंक लिखोगे, रिजर्व बैंक। इस बैंक के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग होगा निर्गम विभाग, निर्गम विभाग, और सेकंड विभाग जो होगा वो होगा आपका बैंकिंग विभाग, बैंकिंग विभाग। इसके बारे में देखेंगे कि निर्गम विभाग क्या करता है, बैंकिंग विभाग जो है क्या काम करता है। निर्गम विभाग जो है नोटों के निर्गमन के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब नोट अगर छापे जाएंगे तो वो निर्गम विभाग के द्वारा छापे जाते हैं। निर्गमित मुद्रा यानी जितनी भी मुद्रा छापनी होती है, आरबीआई की मौद्रिक देनदारी होती है, जितने भी नोट छापे जाएंगे वो रिजर्व बैंक को देने होते हैं, इसलिए तो छापे जाते हैं। जिसके पीछे समान मूल्य की, यानी पहले तो जितनी मात्रा में नोट छापने हैं उतने ही मूल्य के जो है सोना व सोने के सिक्के, विदेशी प्रतिभूतियाँ, ये सारी जो है सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये सारी जो है रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के पास रखनी होती है। तो कहने का मतलब आप निर्गम विभाग में लिखिए नोट निर्गमन का कार्य, नोट निर्गमन का कार्य किसका होता है, निर्गम विभाग का होता है। तो पहले तो ये था कि जितने भी नोट छपने हैं या जितने भी नोट सरकार को छपवाने हैं उतनी ही बराबर की परिसंपत्तियां जो है निर्गम विभाग के पास, सोने के सिक्के, परिसंपत्तियां, विदेशी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां वह भारत सरकार आदि, इन सबको जो है निर्गम विभाग के पास रखना होता है। इसके बाद जितनी मात्रा में परिसंपत्तियां रखी जाती है उतनी मात्रा में ही निर्गम विभाग को नोट छापकर या नोट निर्गमित करके देना होता है। यही कारण है कि 1993-94 व बाद के वर्षों में भारत में विदेशी विनिमय कोष बढ़ गया। भारत में विदेशी विनिमय कोष बढ़ा और कोष बढ़कर जब हमारे निर्यात बढ़ जाते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वो विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक के पास जमा होती है और रिजर्व बैंक में जितना पैसा जमा होगा उसके बराबर ही रिजर्व बैंक को जो है नोट निर्गमित करने होते हैं, जिससे मुद्रा का निर्गमन बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि हम भी जो है दूसरे देशों की जैसे या विकसित देशों की जगह से विकास करने लगे। हमारे यहाँ पर उद्योगों का विकास होने लगा और जब उद्योगों का विकास हुआ तो ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं जो है हमारे देश से दूसरे देशों में जाने लगी। फलस्वरूप विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगी और विदेशी मुद्रा जब प्राप्त होगी तो वो रिजर्व बैंक में जमा होगी और उसके जो बराबर ही जो है रिजर्व बैंक को नोट छापने पड़ेंगे। बात करते हैं अपन
बैंकिंग विभाग की। अब आपको ये पता हो गया कि रिजर्व बैंक के दो भाग होते हैं, निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग। निर्गम विभाग जो होता है उसको नोट निर्गमन करने का अधिकार होता है, नोट निर्गमन करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। इसके पास जितनी मूल्य की परिसंपत्तियां रखी जाती है, सोने के रूप में, सोने के सिक्के के रूप में, विदेशी प्रतिभूतियाँ, इसके अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ जो भी है उन सबके बराबर ही उसे नोट छापकर चलन में लाना होता है। बैंकिंग विभाग क्या करता है? मुद्रा के विस्तार व संकुचन की देखभाल करता है कि अर्थव्यवस्था में स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से मुद्रा का विस्तार व संकुचन का मतलब क्या होता है? कमी करना। संकुचन का कार्य जो है बैंकिंग विभाग का होता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा का संकुचन किया जाएगा, और जब देश में मंदी की स्थिति होती है तो मुद्रा का क्या किया जाता है? विस्तार किया जाता है। यह विभाग ही होता है जो मुद्रा को चलन में डालता है और चलन से हटाता है, चलन से हटाएगा। कहने का मतलब अभी 8 नवंबर 2016 को जब सरकार ने आदेश दे दिया कि 5000 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से हटा दिया गया है, तो कहने का मतलब ये जो 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं जो कि आपके अवैधानिक, कहने का मतलब है गैर कानूनी या जो है कानून से उसे मान्यता से हटा दिया गया, तो ये सारे नोट जो कि अर्थव्यवस्था में इकट्ठे थे ये सारे के सारे व्यापारिक बैंकों के मार्फत रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग में डाले गए, और उसके बाद जो है बैंकिंग विभाग ने 500 रुपये के, 200 रुपये के, 100 रुपये के और 2000 रुपये के जो नए नोट हैं, जिसमें 50 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, ये भी जो नए नोट हैं ये सारे चलन में किसके द्वारा लाए जाएंगे? बैंकिंग विभाग के द्वारा लाए जाते हैं। केंद्रीय सरकार के बजट घाटे के लिए सरकार का जब घाटा व्यापार बजट कैसा होता है? घाटे का बजट होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए बजट भी 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है घाटे का बजट, एक होता है आधिक्य का बजट और एक होता है संतुलित बजट। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, अभी बता देती हूँ। पहले जब आपके निर्यात अधिक होंगे आयातों से तो आपका आधिक्य का बजट बनेगा। आधिक्य का बजट जब आपके निर्यात बराबर होंगे आयात के तो आपका संतुलित बजट बनता है। संतुलित बजट बनता है जब आपके निर्यात इज लेस देन आयात, यानी कि निर्यात तो है कम और आयात है ज़्यादा, तो ये बनता है आपके घाटे का बजट। ये 3 प्रकार के बजट होते हैं। वैसे सरकार का उद्देश्य जो होता है आधिक्य का बजट या संतुलित बजट बनाने का होता है, लेकिन सरकार लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है, इसलिए सरकार का अधिकतर जो है घाटे का बजट ही बनता है। कहने का मतलब आय कम और व्यय ज़्यादा, निर्यात कम और आयात ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर केंद्रीय सरकार के बजट घाटे के लिए जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है, जब उसका व्यय ज़्यादा होता है आय से, तो उसके लिए आरबीआई ट्रेजरी बिल बेचकर इसकी पूर्ति करती है। कहने का मतलब सरकार के जो रिजर्व बैंक सरकार के पास, सरकार ट्रेजरी बिल देकर रिजर्व बैंक को, उसके बदले में रिजर्व बैंक है उतनी मात्रा में जो है सरकार को क्या देती है? पैसा देती है। तो रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल बेचकर इसकी पूर्ति करती है। ये ट्रेजरी बिल किसके पास बेचे जाते हैं? ये ट्रेजरी बिल बैंकिंग विभाग के पास बेचे जाते हैं। और बैंकिंग विभाग क्या करता है? इनका भुगतान करेंसी के स्टॉक में से राशि निकाल कर करता है। यानी उसके पास जो स्टॉक है, जितने भी मुद्रा है नोट सिक्के के रूप में, उसमें से वो निकाल कर देता है और बैंकिंग विभाग के पास ट्रेजरी बिल आ जाते हैं और रिजर्व बैंक के पास पैसा आ जाता है। वो पैसा सरकार को दे दिया जाता है।
अथवा निर्गम विभाग से करेंसी प्राप्त करके करता है। यदि इसके पास पैसा नहीं है, बैंकिंग विभाग के पास स्टॉक में पैसा खत्म हो गया है, तो वो निर्गम विभाग को बोलेगा और निर्गम विभाग जो है नोट छापकर बैंकिंग विभाग को देगा और बैंकिंग विभाग जो है रिजर्व बैंक को देगी और रिजर्व बैंक सरकार को प्रदान करता है। तो इसके लिए निर्गम विभाग को समान मूल्य की परिसंपत्तियां हस्तांतरित की जाती है। अब निर्गम विभाग को नोट छापने हैं क्योंकि बैंकिंग विभाग के पास स्टॉक नहीं है करेंसी का, तो अब निर्गम विभाग नोट छापेगा। तो निर्गम विभाग क्या करेगा, नोट तभी छापेगा जब उसके पास उतनी ही मात्रा में परिसंपत्तियां, सोने के सिक्के, विदेशी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में उसके पास पैसा होगा, परिसंपत्तियां होगी। इस प्रकार दोनों विभाग अपना कार्य संचालित करते हैं। कुल मिला के मोटे रूप में मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक के दो भाग होते हैं, निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग। निर्गम विभाग का कार्य जो है नोट निर्गमन करने का होता है। जितनी मात्रा में रिजर्व बैंक को नोट छपवाने होते हैं उतनी मात्रा में ही परिसंपत्तियां, सोने के सिक्के, विदेशी प्रतिभूतियां व सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। जब सरकार का कभी घाटे का बजट बन जाता है तो बैंकिंग विभाग को रिजर्व बैंक जो है ट्रेजरी बिल बेचता है और बैंकिंग विभाग उतने ही मूल्य के जो है करेंसी रिजर्व बैंक को दे देता है स्टॉक में से। यदि इसके पास स्टॉक नहीं होता है, इसके पास स्टॉक नहीं है, तो वो निर्गम विभाग को बोलेगा। इससे निर्गम विभाग नोट निर्गमन यानी नए नोट छापकर बैंकिंग विभाग को देगा और बैंकिंग विभाग जो है रिजर्व बैंक को देता है। बैंकिंग विभाग जो निर्गम विभाग से नोट छपवाने का कार्य करेगा, उसके बदले में बैंकिंग विभाग को उतनी ही मूल्य की परिसंपत्तियां सोने के रूप में, सोने के सिक्के, सरकारी प्रतिभूतियां और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होगी, जिससे वो निर्गम विभाग नोट छापकर इसको प्रदान कर देगा। इस प्रकार रिजर्व बैंक के अलग अलग विभागों के अलग अलग कार्य हैं। अब पहले तो 100% कोष रखा जाता था। जितने नोट छपवाने हैं उतने ही मूल्य की परिसंपत्तियां रखी जाती थी। भारत में 6 अक्टूबर 1956 से पूर्व नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन 1956 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करके नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की गई। कहने का मतलब 6 अक्टूबर 1956 से पहले जो है जितनी मुद्रा का निर्गमन करवाना है, जितने नोटों का निर्गमन करवाना है, उतनी ही मूल्य की परिसंपत्तियां रखी जाती थी। लेकिन 1956 में एक अधिनियम बनाया गया और रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत संशोधन करके नोट प्रचलन या नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की गई। न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या था कि एक सीमा फिक्स की गई, इतनी न्यूनतम कोष रखकर आप जितनी चाहे उतनी मुद्रा में नोटों का निर्गमन करवा सकते हो। इस न्यूनतम कोष प्रणाली में 400 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां व 115 करोड़ रुपए का सोना व सोने के सिक्के रखकर कुल 515 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का कुल स्टॉक रखा गया। कहने का मतलब है न्यूनतम कोष कितना तय किया गया अधिनियम के अंतर्गत 515 करोड़ का, कि इतना न्यूनतम कोष रिजर्व बैंक के पास रखकर सरकार चाहे जितनी मात्रा में नोटों का निर्गमन कर सकती है। अब इस 515 करोड़ में 400 करोड़ का तो 515 करोड़ में जो है 400 करोड़ का तो जो है 400 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां व 115 करोड़ रुपए का सोना व सोने के सिक्के रखने का, सोने के सिक्के रखने का प्रावधान रखा गया।
उसके बाद जितनी चाहे उतनी कागजी मुद्रा निकाली जा सकती है। 31 अक्टूबर 1957 को न्यूनतम सीमा घटाकर 31 अक्टूबर 1957 को ये सीमा घटाकर 200 करोड़ रुपए की कर दी गई। कितनी कर दी गई? 200 करोड़ रुपए की। कहने का मतलब पहले तो आप इतनी मात्रा में पैसा रखोगे, इतनी मात्रा में प्रतिभूतियां और सोना व सोने के सिक्के रखोगे, तभी आप जो है निश्चित मात्रा जो है जितनी चाहे उतनी मात्रा में नोटों का निर्गमन करा सकते हो। लेकिन इतनी मात्रा में सोना और विदेशी प्रतिभूतियां के अभाव में नोटों का निर्गमन नहीं करवाया जा सकता था, जिससे विकास पर भी जो है काफ़ी समस्याएं आ रही थी। विकास नहीं हो पा रहा था जैसा देश विकास चाह रहा था। तो 200 करोड़ रुपए की रख दी गई, जिसमें 115 करोड़ का तो 115 करोड़ का सोना व सोने के सिक्के, सोना व सोने के सिक्के तथा 85 करोड़ की प्रतिभूतियाँ। इस प्रकार 200 करोड़ रुपए का हो गया। और ये प्रतिभूतियाँ भी कैसी थी आपकी? विदेशी प्रतिभूतियाँ। विदेशी प्रतिभूतियाँ, इसमें देखो विदेशी प्रतिभूतियाँ ज़्यादा थी, सोना कम था। अब इसको जो है सोने को ज़्यादा कर दिया और विदेशी प्रतिभूतियों को कम कर दिया। भारत में नोट चलाने की वर्तमान प्रणाली की बात करते हैं। ये तो 31 अक्टूबर 1957 से स्टार्ट हुई है। उससे पहले 515 करोड़ की थी, जो कि आपकी 6 अक्टूबर 1956 के बाद शुरू हुई। वर्तमान की अगर अपन बात करते हैं, वर्तमान में ये पद्धति काफ़ी लोचदार है। भारत में नोट चलाने की वर्तमान प्रणाली के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब नोट निर्गमन के पीछे इस न्यूनतम कोष को और भी ज़्यादा घटा दिया गया है। क्योंकि केंद्रीय सरकार के कहने पर आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर कागजी मुद्रा का प्रसार करना पड़ता है। कहने का मतलब अब जो है विदेशी प्रतिभूतियां या जो है सोने के सिक्के के अलावा नया जो प्रोसेस आया है नोट निर्गमन में, तो सरकार कहेगी, उसके बदले में सरकार प्रतिभूतियां रखेगी और सरकार की प्रतिभूतियां रखने के बाद रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का कार्य करना पड़ता है। और नोट निर्गमन की ये जो वर्तमान प्रणाली है, इस वर्तमान प्रणाली के कारण आरबीआई को नोट निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही सरकार बोलती है, सरकार के द्वारा प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक के पास रखी जाती है और रिजर्व बैंक अब आसानी से नोटों का चलन या निर्गमन कर देता है। केंद्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार घाटे के बजटों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना होता है, उसकी आय से ज़्यादा क्या होता है? व्यय होता है। उसकी आय से ज़्यादा व्यय होता है। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा की सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। अतः इस प्रणाली में कागजी मुद्रा की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि रिजर्व बैंक को सरकार के कहने पर नोटों का निर्गमन करना होता है प्रतिभूतियों के रखने से। तो कोई नियंत्रण नहीं होता। देश में कागजी मुद्रा जनता के द्वारा सरकार के विश्वास के आधार पर चलती रहती है। जो भी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, उस पर सरकार और रिजर्व बैंक इन दोनों का ही जो है कानून के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ही कानून से मान्यता प्राप्त होती है। कहने का मतलब जनता का विश्वास इसमें बना रहता है, जिससे ये नोट चलते रहते हैं। सितंबर 1994 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व आरबीआई के बीच एक समझौता हुआ। कब? सितंबर 1994 में। सितंबर 1994 में जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व आरबीआई के द्वारा, क्योंकि भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वही तो सारे पैसे से संबंधित कार्य करता है। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार तदर्थ ट्रेजरी बिलों के जारी करने की मात्रा पर जो है सीमा लगा दी गई कि जो भी तदर्थ ट्रेजरी बिल होते हैं
वो बिल रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकिंग विभाग में रखे जाते थे, उन बिलों पर सीमा यानी एक नियंत्रण लगा दिया गया और ये सीमा कितनी रही? 6,000 करोड़ रुपए की। 6,000 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई नियंत्रण करने के लिए। ये सीमा फिक्स कर दी गई। बैंक से 1997 व 98 से भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की ये विधि उधार लेकर घाटे की वित्त व्यवस्था की विधि पूर्णतया समाप्त कर दी गई। सरकार जो घाटे का बजट बना रही थी, खर्चे ज़्यादा कर रही थी आय से, उस विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियां रखकर, रिजर्व बैंक में प्रतिभूतियां रखकर वो जितनी मात्रा चाहे उतनी मात्रा में नोटों का निर्गमन करा के देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखा गया, जिससे ये विधि जो है समाप्त कर दी गई। पहले तो इस विधि पर जो है सीमा लगाई गई और घाटे की विधि जो है समाप्त कर दी गई और अब सरकार को घाटे की पूर्ति के लिए सीधे बाजार से उधार लेना पड़ा है। इससे मौद्रिक नीति को एक नई दिशा मिली है। कहने का मतलब ये जो घाटे का बजट बनाया जाता है, व्यय ज़्यादा किया जाता है आय से, इसके लिए पहले सरकार को ज़्यादा समस्या नहीं होती थी, क्योंकि वो जैसे ही उसे पैसे की आवश्यकता होती थी वो सरकार को बोल देता, वो रिजर्व बैंक को बोल देता था कि मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है और इतनी मात्रा में प्रतिभूतियां रखकर रिजर्व बैंक भी जो है नोट छाप देता था। लेकिन इस विधि से मुद्रास्फीति की एक नवीन समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस विधि को या इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, केंद्रीय बैंक ने क्या किया, इस विधि को खत्म करके अब रिजर्व बैंक उधार ना देकर, नोट ना छापकर सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए कहाँ से उधार लेगी? बाजार से उधार लेगी। या बाजार से उधार कैसे लेगी? बाजार से उधार ऐसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता है। छोटी छोटी बचतें जो बैंकों में जमा कराई जाती है परिवारों के द्वारा, लोगों के द्वारा, उस बचत को सरकार को दे दिया जाता है। ये बचतें किसकी होती है? जनता की। अब जनता अपनी छोटी छोटी बचतें बैंकों में ब्याज की सुविधा की दृष्टि से, सेफ्टी की दृष्टि से और जब कभी उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है इस दृष्टि से वो जमा करा देती है। ये छोटी छोटी बचतें ही सरकार के पास चली जाती है और सरकार उस पैसे से निवेश कर देती है। निवेश करने से उसे लाभ प्राप्त होता है और कम ब्याज जो है बैंक को देकर बाकी पैसा वापस जनता को दे दिया जाता है। इस प्रकार जनता का पैसा सरकार के पास बैंकों के मार्फत और बैंक सरकार का पैसा जनता के पास बैंकों के मार्फत होता रहता है और ये मुद्रा लगातार घूमती रहती है। ये सारी चीज़ें भारत में नोट निर्गमन की पहले वाली प्रणाली और वर्तमान प्रणाली के बारे में अपन ने अध्ययन किया। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जो है ये सारा विस्तृत रूप में पढ़ा है। वैसे इसमें बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में नोट निर्गमन की विधि के बारे में बताइए। तो आपको सबसे पहले तो अपने को 1956 वाली से पूर्व की स्थिति बतानी होगी कि पहले 515 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष पहले तो 100% समान मूल्य परिसंपत्तियां रखनी पड़ती थी। उसके बाद 515 करोड़ का किया गया, जिसमें 400 करोड़ रुपए का सोना और 115 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों की सीमा निश्चित की गई। उसके बाद 1957 से 31 अक्टूबर 1957 से जो है आपकी इस सीमा को घटाकर 200 करोड़ की कर दी गई, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना व 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां शामिल थी। धीरे धीरे इन वर्तमान प्रणाली की अगर अपन बात करते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी अब कम कर दी गई है। नोट निर्गमन का कार्य सरकार के घाटे के लिए रिजर्व बैंक से ना लेकर सीधे जनता से उधार लेकर पूरा किया जाता है और उसको वापस समय के बाद दे दिया जाता है। पहले बैंकों की स्थापना वगैरह नहीं थी जब ये समस्याएं आती थी, लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है ये समस्याएं अब धीरे धीरे दूर होने लगी है। लेकिन साथ में इसके साथ बहुत ही समस्याएं स्टार्ट हुई है, जिसमें आप मुद्रास्फीति को
भूल नहीं सकते। थैंक यू।